आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैकेनिकल फील्ड के बारे में देखा था। कई सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इन मीडियम वो भी देखा था और उसके रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं आज हमारे चैप्टर का एक फोर्थ पार्ट, इसलिए हमने इसको नाम दिया है लेक्चर नंबर 4। अब आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट होके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वेव के रूप में वो आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी अपने साथ लेके जा रहे हैं। वो कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड सबसे खास बात हम ये भी देखेंगे कि एनर्जी इक्वली शेयर करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एनर्जी शेयर करते हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे इंटेंसिटी, कि अगर कोई भी वेव आ रही है तो उसकी क्या इंटेंसिटी है। फिर इंटेंसिटी एंड डेंसिटी के बीच में थोड़ा फर्क देखेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे मोमेंटम। भाई जब कोई लाइट कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है तो कितनी मोमेंटम के साथ प्रोपोगेट कर रही है वो भी हम देखेंगे। एक पार्ट एनर्जी डेंसिटी हम आज देखेंगे, जितना मैक्सिमम हो पाया आज, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। एक मिनट। ओके, सो हमें क्या क्या पढ़ना है? एनर्जी डेंसिटी, यानी कि देखो यहां पे अब वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्या आपको पता है? नहीं ना, वो तो यार वहां से निकल के यहां तक जा रही है। सो हम क्या फाइंड करते हैं? एनर्जी पर मीटर क्यूब, यानी एनर्जी पर वॉल्यूम, उसी को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। देखो जब भी डेंसिटी पिक्चर में आता है ना तो वहां पे एरिया, लेंथ, वॉल्यूम ये सब चीजें आती है। अब ये वेव जो है वो 3D है। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी और डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन किसी और डायरेक्शन में, 3D है। सो 3D सरफेस में वॉल्यूम आएगा। सो एनर्जी पर वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। फिर हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी और इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे मोमेंटम। ओके, कुछ छोटी मोटी कहानी है यहां समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल। जब भी वो किसी मीडियम में या वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे तो कुछ एनर्जी लेके जाएंगे। अच्छा, ये एनर्जी आई कहां से? बच्चा लोग देखो, एनर्जी इज कंटेन्ड इन द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे लोग अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कहां से करना शुरू हुए। हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट कहां से करवाया था? एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। अब हमने क्या किया था? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के बदले हमने ले लिया था ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल कहां से आया था? ये तो LC ऑसिलेटर में से आया था। याद है ना, हमने पूरा फिगर के साथ देखा था। चार्ज जीरो हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो चार्ज जब ऑसिलेट कर रहा था तो साथ ही साथ एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही थी, कभी कैपेसिटर के पास तो कभी इंडक्टर के पास। इसका मतलब कैपेसिटर क्या कर रहा है? चार्ज स्टोर कर रहा है, मतलब वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पैदा हुई? कैपेसिटर प्लेट के बीच में। अब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है चार्ज के रूप में। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पैदा हुई वो एक एनर्जी के साथ हुई। सिमिलरली इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी एक एनर्जी स्टोर करेगा। एंड सबसे कमाल की बात है कि ये दोनों एनर्जी सेम रहेगी। स्टूडेंट्स एक मिनट। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड। जितनी एनर्जी वेव के पास जितनी एनर्जी होगी उसमें से आधी एनर्जी कौन देगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल अमाउंट, आधी इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा और आधी मैग्नेटिक फील्ड देगा। और ये आई कहां से? बाय नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज इन LC सर्किट। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम कैपेसिटेंस, जो मैंने आपको कहा था। एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कहां से आती है? इंडक्टर से। चलिए देखते हैं कि ये एनर्जी आखिरकार होती कितनी है। बच्चा लोग, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको जनरली डिनोट किया जाता है म्यू से।
प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसको डिनोट किया जाएगा म्यू ई से। अच्छा देखो हमने क्या किया है, दो कैपेसिटर ले लिए जिसका एरिया हमने ए ले लिया एंड दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया। अब अच्छा कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा कितनी एनर्जी स्टोर होगी कोई बता सकता है मुझे? हमने पहले भी देखा था Q²/2C, बट यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला नहीं, हम वोल्टेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा? हाफ CV²। बच्चा लोग आई थिंक आपने इतना तो पढ़ रखा है, आप सबको मालूम होगा Q = CV होता है, तो Q के बदले CV रखेंगे तो CC कट जाएगा और V², ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कैपेसिटर के एनर्जी के अलग अलग फॉर्म देखे थे चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा बच्चा लोग अगर आपको याद हो सो C क्या होता है? हेलो सर। ओके तो बच्चा लोग C की फॉर्मूला आपने पढ़ रखी है, एप्सिलॉन A/D, याद है? कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ प्लेट, पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 में। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे C के बदले एप्सिलॉन A/D लगा देते हैं एंड V²। बच्चा लोग हमने ये भी पढ़ा था V = E.D, कुछ याद आया? इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता था यहाँ पे। अच्छा E.D देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यानी क्या हम इसको बोल सकते हैं ED cos 0, तो ये क्या हो जाएगा ED। सो पोटेंशियल वोल्टेज के बदले हम यहाँ पे लगा लेते हैं ED²। बोलो यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन A/D इनटू E² D², एक D कट। इस A को मैं D के साथ लिखता हूं, हाफ एप्सिलॉन E² AD², सॉरी A इंटू D। अच्छा बच्चा ये A मतलब एरिया, D मतलब लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? किसी भी सरफेस में आप एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम। अरे बच्चा आप देखो ना, ये एरिया हो गया, ये पूरा आ गया और ये वॉल्यूम आ गया। LBS इसको आप एक क्यूबॉइड समझो, एज्यूम करो कि ये क्यूबॉइड है। सो L इंटू B इंटू H वॉल्यूम होता है। सो एरिया के अंदर L इंटू B आ गया, L इंटू हाइट, तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम। यहां लिखूं, सो वी गॉट U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E² इनटू वॉल्यूम। बस ये वॉल्यूम को हम नीचे ले लेते हैं, अगला पेज कर लेता हूं मैं, इसको मिटाऊं। देखो यहां तक समझो, इज इक्वल टू ये U के नीचे V ले आता हूं। सो ये क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन E²। बच्चा ये क्या बन गया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई मैंने आपको पहले कहा था कि वेव तो बहुत लंबी है, लेंथ पता नहीं है, सो हम क्या फाइंड करते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी उसके पास एनर्जी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको बोल देंगे म्यू ई, यानी ये बन गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। कितना हो गया ये? हाफ एप्सिलॉन E²। एंड बच्चा लोग ये जो E आपको दिख रहा है ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्लियर? सो ये आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो बच्चा लोग हमने अभी तक क्या देखा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन E²। लेकिन बच्चा लोग एक प्रॉब्लम है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला जो हमने कल देखी थी वो क्या थी? E = E0 sin ओमेगा t प्लस या माइनस, अभी के लिए चलो माइनस लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव x लेके चल रहे हैं, ऐसा समझ के चल रहे हैं हम लोग, माइनस के x। अब प्रॉब्लम ये है कि यार ये तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेरिएबल है। अब क्या करना पड़ेगा? चलिए काम करते हैं, इसके बदले वैल्यू रख के देखते हैं।
म्यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बच्चा लोग ये वेरिएबल है, यानी कि अगर ये वेरिएबल है तो एनर्जी भी वेरिएबल होगी, एनर्जी भी बार बार चेंज हो रही होगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। सो इस समय हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ढूंढ लेंगे। आपने पढ़ रखा है ना चैप्टर नंबर 7 में भी, अगर कोई चीज वेरिएबल होती है, चेंज हो रही, तो हम क्या करते हैं, उसमें पावर ढूंढते हैं। एवरेज पावर भी हमने देखा था, याद है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस एनर्जी डेंसिटी का एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा, एवरेज निकालना याद है ना, कैसे निकालते थे एवरेज, ये इस तरीके से लिखते थे। सो क्या हम कह सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज। अब बच्चा लोग ये हाफ एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ई नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड ये भी एक कांस्टेंट है। सो बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, साइन स्क्वायर का एवरेज निकालना हमने सीखा था, बहुत ही शॉर्टकट था, याद है किसी को। साइन का एवरेज 0 देखा था एंड साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ देखा था 1/2, याद आया कुछ। सो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके बदले 1/2। बच्चा लोग जिन लोगों को नहीं याद हो, प्लीज वो चैप्टर नंबर 7 के मेरे वीडियो से एक बार देखिएगा, आपको पूरा चीज याद आ जाएगी। सो ये क्या बन गया, 1/2 सो म्यू ई एवरेज is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है। एक्चुअली इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी कैसे करना है याद बताऊंगा। डेरिवेशन आवे तो ऑब्वियसली समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बट अगर सिर्फ न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला कैसे याद रखनी मैं आपको अभी अगले 5 मिनट बताऊंगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी डेवलप होगी। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिनोट करते हैं हम म्यू बी से। अब बच्चा लोग ये इंडक्टर के अंदर आपको पता है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यस और नो, करंट फ्लो होगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो इसके अंदर रही हुई एनर्जी को हम कैसे लेते हैं, तो बता सकते हैं एनर्जी कितनी होगी बच्चा, हाफ एल आई स्क्वायर। याद है कि भूल गए सर, हम तो सब भूल गए, वेरी गुड। अच्छा, अब L की वैल्यू क्या होती थी, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हमको देना है डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में, याद है। सो L की फॉर्मूला कुछ ऐसी होती थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। ये फॉर्मूला कहां से आई, कैसे आई, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 6, ओके। सो हाफ एल की जगह पे हम क्या रख देते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ओके। अब चलो इसके अंदर बनने वाली दोनों पाई आर स्क्वायर की जगह ये नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फॉर्मूला कैसे देते थे, याद है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड बोल दे सकते हैं ना, इंडक्टर क्या होता है, एक तरह का सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट एन आई। सो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट एन, ठीक है। यहां पे रख दो, I के बदले वाली वैल्यू रख दो, B बाय म्यू नॉट इंटू एन का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बचा, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, जहां पे आर मतलब क्या होगा, इसकी रेडियस, ये जो हमने कॉइल किया ना उसकी रेडियस इज आर, और एल इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मर गया, ये म्यू नॉट से म्यू ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, हाफ, मैं पहले बी स्क्वायर को लिख रहा हूं अपॉन म्यू नॉट, और यहाँ क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एल। अच्छा बच्चा, आपको फिर से ये कुछ दिख रहा है,
ये तो फिर से वॉल्यूम बन गया, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और ये एल मतलब लेंथ। बच्चा ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और ये एल, तो इस पूरे का वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर एल। सो क्या आप मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। इसको फिर से नीचे ले आओ, अगला पेज कर ले रहे हैं, थोड़ी ये सब चीजें हटा देते हैं। ओके बड़ा, जिसको लिखना है लिख लो, मैं हटाऊं इसको, स्क्रीनशॉट लो फटाफट यहां तक का, ताकि मैं आगे बढ़ूं। 1 2 3 4 5। सो ये क्या बन गया, E इज इक्वल टू, देखो E के नीचे V ले जाते हैं, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, है ना, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। बच्चा यही तो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? अच्छा प्रॉब्लम ये है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे देते हैं हम लोग, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है क्या नहीं? अरे यार ये भी देखो, यहाँ पे x का डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ओमेगा चेंज, टाइम चेंज होता जाएगा, इसका मतलब ये पूरी चीज वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल हो गया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा। सो पहले तो हम क्या करते हैं, b के बदले ये फॉर्मूला पुट अप कर लेते हैं। सो म्यू b इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, सो b नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस के x माइनस ओमेगा t या ओमेगा t माइनस के x दोनों ही चलता है, दोनों सेम है। नाउ हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। सो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर डैश, सो इसके ऊपर भी डैश आ जाएगा, 1/2 म्यू नॉट b नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस के x और इसका एवरेज। अगेन देखो 1/2 कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू है, सो बी नॉट भी कांस्टेंट, बाहर आ गया, बचा क्या, sin स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन sin स्क्वायर का एवरेज 1/2, याद रखना sin स्क्वायर cos स्क्वायर का एवरेज 1/2, sin और cos का एवरेज 0। सो ये क्या हो गया 1/2। सो फाइनली व्हाट वी गॉट, energy density of magnetic field is equal to 1/4 v naught square upon mu naught। तो अगर बच्चा लोग, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप हमेशा एवरेज लेंगे, आप हमेशा एवरेज ही लेंगे, लिख लेना। यहां लिख लूं थोड़ा सा, इफ नॉट या इफ given in exam we consider only the average value, ओके, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर हुआ बच्चा लोग? ओके तो बच्चा लोग, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के पास होगी, इस चीज को प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम वही करते हैं, शो दैट म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ई। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की एवरेज एनर्जी से। सर दरवाजा बंद कर देना सर, ये दरवाजा बंद। सो दिस बीइंग गिवन बाय 1/, अच्छा एक चीज छोड़ी, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लर्न करने का तरीका। देखो हमने क्या देखा था कि जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों का एडिशन होगा। एक काम करते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं, पहले प्रूव कर लेते हैं कि दोनों इक्वल है।
सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब चलो म्यू बी मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या देखा था 1/4 अपॉन म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे म्यू नॉट और बी नॉट लाना है। कैसे करें? सबसे पहले तो हमने कल एक फॉर्मूला देखी थी ई नॉट अपॉन बी नॉट, याद है? ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट सी का स्क्वायर। अच्छा म्यू इसके बदले म्यू नॉट लाना है, बोलो कुछ हो पाएगा? हमारे पास सी की वापस फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या उसको रख सकते हैं? नहीं, सॉरी ये नहीं रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट की एक फॉर्मूला हमने देखी थी 1/रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं से तो रिलेशन बनेगा। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं सो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना? स्क्वायर कर दिया, वो वैल्यू यहां पुट कर दूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कट, क्या बचा 1/4 म्यू नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर। और ये क्या है? ये क्या है अल्टीमेटली? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो म्यू बी। हैंस प्रूव्ड। दोनों एनर्जी इक्वल है, सो टोटल एनर्जी वेव की जितनी होगी उसमें से आधी इलेक्ट्रिकल फील्ड की होगी, आधी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यानी अगर वेव की एनर्जी टोटल एनर्जी 10 जूल है तो 5 जूल इलेक्ट्रिकल फील्ड में से मिलेगी, 5 जूल मैग्नेटिक फील्ड में से मिलेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं? मतलब पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5। चलिए बढ़े आगे। बार ये चीज हम भूल जाते हैं। ओके, अच्छा टोटल एनर्जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू बी। अब बच्चा लोग इसको हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में लिखते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे। क्या मैं यहाँ पे म्यू ई प्लस म्यू ई लिख सकता हूँ? दोनों इक्वल है ना? सो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिकल फील्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ म्यू ई। तो बच्चा लोग मैंने आपको कहा था कि हमें वो जो फॉर्मूला अभी तक देखा ना उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन पता होना चाहिए, बट वैल्यूज फॉर्मूला हम यहां से याद रखेंगे। कैसे? देखो ये टोटल एनर्जी है। अब ये क्या हो गया 2 इंटू क्या फॉर्मूला थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, सो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जितनी भी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की हाफ हो जाएगी, है कि नहीं? ये 2 यहाँ चला जाएगा, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी टोटल एनर्जी की आधा। अब आप क्या करो, टोटल एनर्जी याद रखो बस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब इसका आधा कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आधा मतलब डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। बस तो हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। फिर जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जावे आप डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है? सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के देखें वही चीज। क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, दोनों इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सिमिलरली जो इधर था वही का वही इधर, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, इसके लिए क्या था म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, सो 4 था, ये गया 2, क्या बचा टोटल एनर्जी हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी का आधा,
सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, उसका आधा करो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? सो टोटल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी 1/4 म्यू नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर, और उसका ट्वाइस कर दो तो वो हो जाएगा आपको टोटल एनर्जी। क्लियर? सब मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? ओके, तो चलो बच्चे लोग आगे एक छोटी सी देख लेते हैं हमने अभी तक कितना पढ़ा। समरी में क्या देखा हमने, एवरेज एनर्जी निकाली इलेक्ट्रिकल फील्ड की, सो व्हाट द हाफ टोटल एनर्जी। देखो ये जो टोटल एनर्जी हमने ढूंढी ना वो भी एवरेज ही है। सो टोटल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में 1/2 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर, एंड मैग्नेटिकल फील्ड के टर्म्स में 1/2 म्यू नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर। और अगर वही इलेक्ट्रिकल फील्ड में बोला जावे सो आप डिवाइड बाय 2 कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की बोली जावे सो डिवाइड बाय 2 कर दो, टोटल एनर्जी का आधा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके डिपेंडिंग। क्या बोला जा रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। देखो ये आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन, बी मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में हमको एनर्जी ढूंढनी है। कैसे करेंगे, दी हुई मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, एनर्जी ढूंढनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बहुत तकलीफ है भाई। क्या करेंगे, चलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है 1/4 म्यू नॉट, कितना होगा म्यू नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब अच्छा हमारे पास ई नॉट है नहीं, क्या हम ई नॉट निकाल सकते हैं? हाँ। एप्सिलॉन नॉट है नहीं, लेकिन क्या एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं? हाँ। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में से जो भी डेरिवेशन किया था। ये काम करते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी सेम होती है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकाल दूं तो वही इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? तो हम वही करते हैं, जो हमको दे रखा है ना वही करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। सो म्यू बी कितना हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ओके, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू पता है सबको? 1/2 म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ याद आया? हाँ। और बी नॉट देखो ये रहा बी नॉट 200 माइक्रो टेस्ला, 200 माइक्रो यानी कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, है ना? माइक्रो मतलब -6 और उसका स्क्वायर। सो ये क्या हो गया 1/8 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 200 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴। देखो 200 मतलब 2 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻12। क्लियर? ठीक है। अब अच्छा लोग 4/8 पाई की वैल्यू 4/8 पाई इंटू -12 प्लस 4 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁷। पाई के बदले 3.14 रखो, चलो फाइंड करो। 4 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 3.14, कितना आंसर आ रहा है 4 डिवाइड बाय 8, जो वैल्यू आ गई उसको फिर से डिवाइड करो 3.14 से। अरे अब 0.159 ये आंसर आ रहा है सबका, इनटू ये -7 ऊपर आ जाएगा +7, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, यानी कि क्या आंसर आ गया -1 के वजह से 0.0159। क्या ऐसा कोई आंसर मैच खा रहा है? बच्चा लोग देखो ये क्या हम 159 को 16 बोल सकते हैं? क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख लूं 0.016? यस और नो? तो ये क्या हो गया 16 मिली जूल।
देखो ये क्या बन जाएगा बच्चा, 16 into 10⁻³ एंड -3 क्या होता है, मिली। सो 16 मिली जूल पर मीटर क्यूब। समझ आया? तो बच्चा लोग बस इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखिए। दैट्स इट। सो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे की थियरी पढ़ेंगे। अभी ये हमारी थोड़ी बहुत थियरी बाकी है, आगे हमें देखना है इंटेंसिटी और डेंसिटी का रिलेशन एंड फाइनली मोमेंटम। सो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।